नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1945-46 की सर्दियों की। एक एक ऐसा दौर था वो जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया था। जी, ये वो वक्त था जब दूसरा विश्व युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन भारत के अंदर एक नया तूफान उठा था। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि कैसे इंडियन नेशनल आर्मी मतलब आईएनए के सिपाहियों पर चले मुकदमों ने पूरे देश में एक ऐसी आग लगा दी जो जो बाद में 3 बड़े विद्रोहों में बदल गई। हाँ, तो आज हम इसी की गहरी पड़ताल करेंगे और ये समझेंगे कि इन घटनाओं ने मिलकर ब्रिटिश राज की नींव को असल में हिलाया कैसे। चलिए शुरू करते हैं। तो आईएनए आंदोलन से शुरू करते। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक देशव्यापी जुनून बन गया था, है ना? आपने जुनून शब्द का इस्तेमाल किया और वो बिल्कुल सही है। आईएनए के कैदियों को छुड़ाने के लिए जो मुहिम चली, उसकी तेजी और वो जितनी दूर तक फैली, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। हाँ, उस वक्त के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अखबारों के पहले पन्ने आईएनए की कहानियों से भरे होते थे। हर शहर में पर्चे बांटे जा रहे थे, दीवारों पर लिखा जा रहा था, बदला लो। और सिर्फ इतना ही नहीं, 5 से 11 नवंबर को बाकायदा आईएनए हफ्ता मनाया गया। और 12 नवंबर को आईएनए दिवस। मतलब सब कुछ बहुत संगठित तरीके से हो रहा था। जी, और सबसे हैरान करने वाली बात थी इसकी पहुंच। ये सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों का शोर नहीं था। अच्छा। इसकी गूंज कुर्ग जैसी जगहों से लेकर बलूचिस्तान और असम के दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश एक साथ एक आवाज में बोल रहा हो। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है कि इस एक मुद्दे पर भारत का हर राजनीतिक, हर सामाजिक धड़ा वो एक साथ आ गया था। बिल्कुल, ये अपने आप में एक अविश्वसनीय क्षण था। आप सोचिए, एक तरफ कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी जैसे बड़े दल थे जो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। हाँ, तो दूसरी तरफ अकाली दल, यूनियनिस्ट पार्टी, यहाँ तक कि हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जैसे संगठन भी इसका समर्थन कर रहे थे। आरएसएस और मुस्लिम लीग एक ही मंच पर, ये तो उस दौर के हिसाब से सोचना भी मुश्किल है। सही बात है। ये दिखाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ भावना कितनी प्रबल हो चुकी थी। और आम लोगों का क्या मतलब, उनका जोश कैसा था? आम लोगों का जुनून तो एक अलग ही स्तर पर था। फिल्म स्टार्स रैलियां कर रहे थे, तांगे वाले अपनी दिन की कमाई चंदे में दे रहे थे। वाह। गुरुद्वारों से लेकर नगर पालिकाओं तक हर कोई इस मुहिम में शामिल था। छात्रों ने अपनी क्लासें छोड़ दी, दुकानदारों ने बाजार बंद कर दिए, यहाँ तक कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन भी कैदियों की बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहा था। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि ये भावना उन कोनों तक भी पहुंच गई थी जो ब्रिटिश राज के सबसे वफादार माने जाते थे, जैसे सरकारी ऑफिसर। हाँ, और यही अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी थी। सरकारी कर्मचारी जो अब तक राज के मुलाजिम थे, वो खुलकर आईएनए के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, सर और राय बहादुर जैसी उपाधियां रखने वाले लोग, जो राज के सबसे वफादार माने जाते थे, वो भी सरकार को चिट्ठियां लिख रहे थे कि भारत और ब्रिटेन के अच्छे रिश्तों के लिए इन मुकदमों को बंद कर दिया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका रहा होगा वो तो सेना के अंदर से आया होगा, है ना? मेरा मतलब है ब्रिटिश राज की असली ताकत तो उनकी सेना ही थी। बिल्कुल, और यही वो बात थी जिसने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान किया। क्या हुआ था? बैरकों के अंदर भी कोई हलचल थी? भारतीय सैनिक, जो अब तक राज के सबसे वफादार स्तंभ थे, वो अब चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलकर विरोध सभाओं में जा रहे थे। जब आईएनए के कैदी रिहा होते तो ये सैनिक अक्सर अपनी वर्दी में उनका स्वागत करने पहुंचते थे। और चंदा भी देते थे, जैसा कि स्रोत बताते हैं। हाँ, चंदा भी देते थे। तो अब ये मामला सिर्फ कुछ सिपाहियों की रिहाई का नहीं रह गया था। ये तो सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत के अधिकार को चुनौती थी। सही कहा। सवाल ये बन गया था कि भारतीयों के मामलों में फैसला करने का हक ब्रिटेन को है भी या नहीं। ये एक सीधी भारतीय बनाम ब्रिटिश की लड़ाई बन चुकी थी। बिल्कुल, और जब भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं तो वो अक्सर सड़कों पर टकराव की शक्ल ले लेती हैं, और यही हुआ 1945-46 की उन सर्दियों में। हाँ, आईएनए मुकदमों को लेकर जो माहौल बना उसने 3 बड़े विद्रोहों को जन्म दिया। पहला 21 नवंबर 1945 को कलकत्ता में। दूसरा 11 फरवरी 1946 को फिर से कलकत्ता में, जब आईएनए अफसर राशिद अली को 7 साल की सजा हुई। और तीसरा
और शायद सबसे विस्फोटक हाँ। 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। अगर हम इन तीनों विद्रोहों को करीब से देखें तो उनमें एक दिलचस्प 3 चरणीय पैटर्न दिखाई देता है। 3 चरणीय पैटर्न वो क्या है? पहला चरण हमेशा तब शुरू होता है जब कोई समूह सीधे तौर पर सत्ता को चुनौती देता है और फिर उस पर सख्ती से कार्रवाई होती है, उसका दमन किया जाता है। ठीक है, इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। कोलकाता में 21 नवंबर को क्या हुआ था जिससे ये पहला चरण शुरू हुआ? उस दिन फॉरवर्ड ब्लॉक, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इस्लामिया कॉलेज के छात्रों ने मिलकर एक जुलूस निकाला और खास बात ये थी कि इसमें साम्राज्यवाद विरोधी एकता दिखाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे एक साथ बांधे गए थे। अच्छा। ये जुलूस कैलकाटा के डलहौजी स्क्वायर की तरफ बढ़ा, जो उस समय सत्ता का केंद्र था। पुलिस ने उन्हें रुकने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन पर लाठीचार्ज हुआ। और फिर जवाब में छात्रों ने पत्थर फेंके और फिर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। ये थी वो पहली चिंगारी। और 11 फरवरी को कलकत्ता में जो हुआ वो भी इसी पैटर्न पर था। हाँ, लगभग वैसा ही। इस बार विरोध की अगुवाई मुस्लिम लीग के छात्र कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्ट छात्र भी उनके साथ थे। जब कुछ गिरफ्तारियां हुई तो छात्रों ने धारा 144 तोड़ दी। मतलब वो कानून जो एक जगह पर कई लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाता है। जी, ये सीधी सीधी अवज्ञा थी। इसके बाद और गिरफ्तारियां हुई, लाठीचार्ज हुआ, वही पैटर्न दोहराया गया, चुनौती और दमन। और फिर आता है बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। ये तो शायद अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सदमा रहा होगा। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई HMIS तलवार नाम के जहाज से, जहां करीब 1100 जहाजियों ने भूख हड़ताल कर दी। 1100? हाँ, उनकी शिकायतें काफी समय से चल रही थी। नस्लीय भेदभाव, मतलब भारतीय और गोरे सैनिकों की तनख्वाह और सुविधाओं में फर्क। खाना भी खराब था शायद। बहुत ही खराब खाना और बड़े अंग्रेज अफसरों का बुरा बर्ताव, ये सब वजह थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़े धमाके के लिए एक तात्कालिक चिंगारी की जरूरत होती है। वो क्या थी? बिल्कुल। विद्रोह की आग तब भड़की जब HMIS तलवार पर भारत छोड़ो लिखने के लिए एक जहाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ साथ INA मुकदमों को लेकर गुस्सा और इंडोनेशिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल का विरोध भी बड़े कारण थे। उस समय की रिपोर्ट्स बॉम्बे की सड़कों का एक बड़ा ही जबरदस्त नजारा पेश करती हैं। हाँ। बागी जहाजियों ने अपने जहाजों पर सिर्फ तिरंगा ही नहीं फहराया। नहीं, उन्होंने मुस्लिम लीग का चांद वाला हरा झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी का हथौड़े और दरांती वाला लाल झंडा भी एक साथ फहरा दिया। ये तो उस वक्त की मिलीजुली राजनीतिक भावना का एक जीता जागता प्रतीक था। बिल्कुल, वो दिखा रहे थे कि वो किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। और वे सिर्फ जहाजों तक ही सीमित नहीं रहे, वो लॉरियों में बैठकर कांग्रेस के झंडे लहराते हुए बॉम्बे की सड़कों पर घूमने लगे। जी। और आम लोगों का समर्थन भी कमाल का था। लोग उनके लिए घरों से खाना बनाकर ला रहे थे और दुकानदार कह रहे थे कि हमारी दुकानों से जो चाहिए ले जाओ। और यहीं से विद्रोह का दूसरा चरण शुरू होता है ना? हाँ, दूसरा चरण, जब शहर के आम लोग बागियों के साथ खड़े हो जाते हैं। इस चरण में कलकत्ता और बॉम्बे दोनों शहरों में ब्रिटिश विरोधी भावना अपने चरम पर पहुंच गई थी। मतलब शहर लगभग ठप हो गए थे? पूरी तरह से। हर तरफ जुलूस, हड़तालें, यूरोपियों पर हमले, पुलिस थानों, दुकानों और रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया जा रहा था। सड़कों पर बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक रोक दिया गया था। चलिए एक पल के लिए इस तस्वीर को समझते हैं। जहाजों पर 3 अलग-अलग राजनीतिक झंडे एक साथ लहरा रहे हैं। बॉम्बे की सड़कों पर नौसैनिक घूम रहे हैं और आम लोग उन्हें खाना खिला रहे हैं। ये किसी क्रांति के दृश्य जैसा लगता है। हाई। और फिर तीसरा चरण आता है जब ये आग देश के दूसरे हिस्सों में भी फैलती है। सही। ये आग सिर्फ इन 2 शहरों तक सीमित नहीं रही। कराची, मद्रास, विशाखापट्टनम से लेकर दिल्ली और कोचीन तक हर बड़े नौसैनिक अड्डे पर सहानुभूति में हड़तालें हुईं। यहाँ तक कि अंडमान, बहरीन और अदन में भी, जैसा स्रोत बताते हैं। जी हाँ, वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने भी काम करना बंद कर दिया। और सिर्फ नेवी ही नहीं, रॉयल इंडियन एयरफोर्स के जवान भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने बॉम्बे, पूना, कलकत्ता और अंबाला में हड़तालें कर दी। ये दिखाता है कि बेचैनी कितनी गहरी और कितनी व्यापक हो चुकी थी। तो इन सब का कुल मिला के असर क्या हुआ? इन विद्रोहों ने आखिर बदला क्या? इसका असर बहुत गहरा था और कई अलग अलग स्तरों पर हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि आम जनता ने जिस तरह निडर होकर सड़कों पर कार्रवाई की, उससे ये साफ हो गया कि लोग अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अंग्रेजों का खौफ दिल से निकल रहा था। और सेना के विद्रोह का असर, वो तो और भी बड़ा रहा होगा। हाँ,
उसका असर सबसे निर्णायक था। जब सेना ही, जो राज का सबसे बड़ा हथियार थी, बगावत करने लगे, तो लोगों को और ताकत मिली। उन्हें लगा कि अब अंग्रेजों का राज ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। खासतौर पर RIN विद्रोह को एक प्रतीक के तौर पर देखा गया। हाँ, उसे ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील की तरह देखा गया। क्या इन विद्रोहों की वजह से अंग्रेजों ने कोई ठोस कदम उठाए? मतलब क्या उन्हें झुकना पड़ा? हाँ, उन्हें झुकना पड़ा। इन विद्रोहों ने अंग्रेजों को कुछ रियायतें देने पर मजबूर कर दिया। सरकार ने ऐलान किया कि अब सिर्फ उन INA सदस्यों पर मुकदमा चलेगा जिन पर हत्या या क्रूरता जैसे गंभीर आरोप हैं। अच्छा। पहले जत्थे को जो कैद की सजा दी गई थी, उसे माफ कर दिया गया। भारतीय सैनिकों को इंडो चाइना और इंडोनेशिया से वापस बुलाने का फैसला हुआ। और शायद सबसे बड़ा फैसला ये था कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजने का ऐलान किया, ताकि सत्ता के हस्तांतरण पर बातचीत शुरू हो सके। जी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। ये जो एकता हमें इन विद्रोहों में दिखी, कांग्रेस, लीग, कम्युनिस्ट, सबके झंडे एक साथ, क्या ये सच में जमीनी स्तर पर एक गहरी एकता थी या सिर्फ एक अस्थायी साझा दुश्मन के खिलाफ ऊपरी गठबंधन था? ये एक बहुत ही अहम और जटिल सवाल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एकता जितनी संगठनात्मक थी, उतनी जमीनी नहीं थी। मतलब पार्टियों के झंडे और नेता तो एक साथ आ रहे थे, लेकिन आम लोगों के स्तर पर वो पुरानी पहचान की रेखाएं पूरी तरह मिटी नहीं थीं। इसका कोई उदाहरण मिलता है? हाँ, नौसेना विद्रोह में ही इसका एक साफ उदाहरण है। जब जहाजियों को राजनीतिक सलाह की जरूरत पड़ी, तो मुस्लिम जहाजी सलाह के लिए मुस्लिम लीग के पास गए और बाकी जहाजी कांग्रेस और समाजवादियों के पास पहुंचे। इससे पता चलता है कि धार्मिक पहचान अभी भी एक बड़ा फैक्टर थी। दूसरी बात, ये विद्रोह बहुत कम समय तक चले और कुछ बड़े शहरी केंद्रों तक ही सीमित थे, जबकि INA आंदोलन देश के दूर दराज के गांवों तक पहुंचा था। और जाहिर है ब्रिटिश सरकार भी चुपचाप नहीं बैठी होगी। निश्चित रूप से यह मानना भी जरूरी है कि ब्रिटिश नौकरशाही का मनोबल जरूर गिरा था, लेकिन उनके पास विद्रोह को कुचलने का ढांचा अभी भी बहुत मजबूत था। वो स्थिति को नियंत्रित कर सकते थे। हाँ, स्रोत में एक बहुत अहम बात का जिक्र है। बॉम्बे में नौसेना विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक मराठा बटालियन का इस्तेमाल किया था और वो विद्रोह को कुचलने में सफल भी रही। ये एक दिलचस्प बात है। इससे एक और सवाल उठता है, कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इन हिंसक विद्रोहों का समर्थन क्यों नहीं किया? वामपंथी दल तो अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस उस समय तक सत्ता के खेल में शामिल हो चुकी थी। देखिए, कांग्रेस की अपनी एक सोची समझी रणनीति थी। स्रोत के मुताबिक उन्होंने इन विद्रोहों का समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये उनकी रणनीति और समय के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रहा था। मतलब बातचीत हमेशा से कांग्रेस की रणनीति का एक अहम हिस्सा रही थी, जिसे किसी भी बड़े जन आंदोलन से पहले आजमाया जाना था। और 1946 की शुरुआत में ये साफ लग रहा था कि अंग्रेज वैसे भी जल्दी भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एक अनियंत्रित हिंसक आंदोलन शुरू करना उन्हें राजनीतिक रूप से सही नहीं लगा। और गांधी जी का इस पे क्या नजरिया था? गांधी जी के लिए ये अनुशासन का सवाल था। उनकी राय में ये विद्रोह एक गलत सलाह पर उठाया गया कदम था। उनका मानना था कि अगर जहाजियों की कोई शिकायत थी तो उन्हें अपने नेताओं के मार्गदर्शन का इंतजार करना चाहिए था। उनका मानना था कि समय सही नहीं था। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए भी विद्रोह किया था तो भी वे गलत थे, क्योंकि समय सही नहीं था। उनके मुताबिक इस तरह की अनुशासनहीनता आज़ाद भारत की सेना के लिए भी एक खतरनाक मिसाल बन सकती थी। तो आज की इस पूरी पड़ताल का सार ये है कि 1945-46 के ये विद्रोह और खासतौर पर नौसेना का विद्रोह एक निर्णायक मोड़ थे। जी, ये सिर्फ कुछ हिंसक घटनाएं नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक साफ संदेश थे। बिल्कुल। इन्होंने ब्रिटिश सरकार को ये आईने की तरह साफ कर दिया कि अब वे अपनी सत्ता के सबसे बड़े स्तंभ यानी भारतीय सशस्त्र बलों की वफादारी पर भरोसा नहीं कर सकते। और जब सिपाही ही वफादार ना रहे तो कोई भी साम्राज्य ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। ये इस बात का आखिरी संकेत था कि राज का अंत अब दूर नहीं है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। जरूर। हमने बात की कि अंग्रेजों ने RIN के जहाजियों के विद्रोह को दबाने के लिए एक मराठा बटालियन का इस्तेमाल किया। हाँ। ये उस समय भारतीय सेना के अंदरूनी हकीकत के बारे में एक जटिल सवाल खड़ा करता है। सोचिए जरा, ब्रिटिश शासन अपने अंत के करीब है और तब भी भारतीय सैनिकों का एक समूह दूसरे भारतीय सैनिकों के विद्रोह को कुचलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है।
तो ये उस समय की भारतीय एकता की प्रकृति के बारे में हमें क्या बताता है? क्या सैनिकों की वफादारी देश के प्रति ज्यादा थी या अपनी रेजिमेंट और अपने कमांडरों के प्रति? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें राष्ट्रवाद की परतों को समझने में मदद करता है।